आप सभी ने इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत के बारे में तो सुना होगा। हाँ दोस्तों, वैसे तो इंटरिम बेल का कोई प्रोविजन नहीं है, ना तो सीआरपीसी में ऐसा कोई सेक्शन था, ऐसी कोई धारा थी जिसमें इंटरिम यानी अंतरिम जमानत के बारे में कहा गया हो, और ना ही सीआरपीसी के स्थान पर जो नया कानून लागू हुआ है जुलाई 2024 से, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें ऐसी कोई धारा है जिसमें इंटरिम बेल के बारे में कहा गया हो। तो ये इंटरिम बेल का कॉन्सेप्ट आया कहां से? दोस्तों, इंटरिम बेल के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 2004 में एक जजमेंट में कहा गया था, श्रीमती अमरावती वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। तब से इंटरिम बेल का कॉन्सेप्ट लागू हुआ उत्तर प्रदेश में। बाद के सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में लाल कमरेंद्र प्रताप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी इस जजमेंट में इंटरिम बेल के प्रिंसिपल को लेट डाउन किया। हालांकि अगर हम बहुत पहले बात करें तो 1987 में, हाँ दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रहे हैं जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, उनके द्वारा एक मामले की सुनवाई की जा रही थी, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज बालचंद्र 1977। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बेल के संबंध में कही गई थी, और इसी जजमेंट में बेल एज ए रूल, जेल एज ए एक्सेप्शन वाली बात, यानी जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह बात भी इसी जजमेंट में जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के द्वारा कही गई थी। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जो इंटरिम बेल का कॉन्सेप्ट आया, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई उत्तर प्रदेश में, तो उसके पीछे का मकसद क्या था? एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन उत्तर प्रदेश में नहीं था। एक अमेंडमेंट के जरिए इसको इमरजेंसी के समय रोका गया था। हालांकि अभी लॉकडाउन के बाद से एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। तो 2004 में एंटीसिपेटरी बेल यहां पर उत्तर प्रदेश में यह प्रोविजन लागू नहीं था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अगर कहीं पर कोई ऐसा मामला है जिसमें कि हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद मुलजिम को जेल भेजने के बाद फाइनल बेल उसकी अलाउ की जा सकती है। तो जब तक कि फाइनल बेल पेंडिंग है, रेगुलर बेल नहीं मिल जाती, सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक आरोपी व्यक्ति को अगर कोर्ट को लगता है कि इसको छोड़ दिया जाएगा हफ्ते 10 दिन बाद, तो उसको टेम्परेरी तौर पर जमानत पर छोड़ा जा सकता है। क्योंकि जेल जाने से जो उसकी सोशल रेपुटेशन डैमेज होगी, वो इररिपेबल लॉस होगा उसको। तो ये देखते हुए एंटरिम बेल का प्रोविजन अमरावती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। बाद में जैसा मैंने कहा कि लाल कमरेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रिंसिपल को कंफर्म किया था। साथियों, आज मैं इंटरिम बेल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो साथियों, जुड़े आखिरी तक, देखते हैं कि यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये क्या था, और इस मामले में इंटरिम बेल के संबंध में कौन सा नया प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है। वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर भी यदि आप चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर दें। मेरे द्वारा जो कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है, अगर निश्चित रूप से आपके काम आती हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, इंटरिम बेल अक्सर हम मैट्रिमोनियल मामलों में देखते हैं, हस्बैंड अगर हाजिर होता है तो हस्बैंड को पहले इंटरिम बेल पर रिहा कर दिया जाता है। इंटरिम बेल पर रिहा करने के बाद उस मामले को मेडिसन सेंटर भेज दिया जाता है, और जब तक मामला मेडिसन सेंटर में चलता है तब तक उस व्यक्ति को इंटरिम बेल पर लगातार रिहा किया जाता है। तो इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामला एनडीपीएस का था, जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का, उससे संबंधित एक मामला था। इसमें ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा इंटरिम बेल पर अभियुक्त को रिहा कर दिया गया था, और इससे पहले अभियुक्त 3 साल जेल में बिता चुका था एक दूसरे मामले में। इसके बाद भी कोर्ट ने उसको इंटरिम बेल पर रिहा कर दिया था। लेकिन यहां पर इंटरिम बेल पर रिहा करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंटरिम बेल पे रिहा करने के बाद बार बार इंटरिम बेल को एक्सटेंड किया जा रहा था।
आप जानते हैं इंटरिम बेल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को 10 दिन के लिए इंटरिम बेल पे रिहा किया गया तो 10 दिन बाद वो आएगा, फिर से न्यायालय के समक्ष सरेंडर एप्लीकेशन देगा, फिर से कस्टडी में जाएगा और फिर पर्सनल बॉन्ड सबमिट करेगा कोर्ट में, 2-4-6 घंटा कस्टडी में रहेगा, इसके बाद फिर से वो रिहा होगा। यह मामला लगातार चलता रहता है जब तक कि उसकी रेगुलर बेल की सुनवाई नहीं हो जाती। तो यह मामला था बार बार इंटरिम बेल पर रिहा करने का, इससे रिलेटेड था। जब बार बार पर इंटरिम बेल पर रिहा किया जा रहा था, फाइनल बेल पे सुनवाई नहीं हो पा रही थी, तो इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया। यह केस था असीम मलिक बनाम उड़ीसा राज्य, ये डायरी नंबर 57403 वर्सेस 2024 ये मामला था। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता द्वारा काटे गए कारावास के अवधि को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि नियमित जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला था। इस प्रकार याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायालय द्वारा तय की जाने वाली शर्तों और नियमों के अधीन जमानत पे रिहा करने का निर्देश दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही कि कुछ मामलों में विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हाँ दोस्तों, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली इंटरिम बेल नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय को या तो नियमित जमानत देनी चाहिए या फिर जमानत देने से इनकार कर देना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया। अंतरिम जमानत देना अपवाद होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इंटरिम बेल अपवाद होना चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है कि छोड़ दिया जाएगा हफ्ते 10 दिन बाद, तो आप इंटरिम बेल क्यों दे रहे हैं? आप सीधे रेगुलर बेल दीजिए, फाइनल बेल दीजिए। इसे नियमित तरीके से और बार बार नहीं दिया जाना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत देते समय हाई कोर्ट को एक ही आरोपी को बार बार अंतरिम जमानत नहीं देनी चाहिए। तो जो हम मैट्रिमोनियल मामलों में देखते हैं लोअर कोर्ट में कि बार बार इंटरिम बेल दी जाती है, शायद इस मामले में अब कुछ रोक लगेगी। इस जजमेंट का सहारा लेकर के जो बार बार एंटीसिपेटरी बेल बढ़ाई जाती है, इसको रोका जा सकता है और जल्दी ही फाइनल बेल पाई जा सकती है। तो बेल मिलेगी या बेल खारिज होगी। तो दोस्तों, यह था एक एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में एक महत्वपूर्ण जजमेंट। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेयरनेस।